हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अपने पशु परिचर को लेकर या फिर एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी एग्जाम होती है जिसके अंतर्गत एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन पूछा जाता है, हम उन टॉपिकों की बात कर रहे थे। अगर पशु परिचर के पर्पज से देख रहे हो तो भी यूजफुल होने वाली है। इसके साथ ही अगर आप जेट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी यूजफुल होने वाला है, या कृषि पर्यवेक्षक की जो भर्ती अब आगामी दिनों में देखने को मिलेगी उसके लिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उसके लिए भी आपके ये वीडियो क्या है, काफ़ी यूजफुल होने वाली है। मतलब बात करें कि एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत कहीं से भी आपका टॉपिक दिया गया है, एनिमल हस्बेंड्री अगर आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंतर्गत है तो उसके अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। आज का टॉपिक है वो काफ़ी शानदार टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा पशु आवास प्रबंधन को लेकर, यानी एनिमल हाउसिंग मैनेजमेंट। यानी कि जो एनिमल का हाउस होता है उसका अपने को मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसा उसका हाउस होना चाहिए, या फिर किस लंबाई उसकी किस हिसाब से होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई किस हिसाब से होनी चाहिए, है ना। अपन इन्हीं सभी चीज़ों की अपन क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो चलिए अपन बात करें कि सबसे पहले एनिमल हाउसिंग की, तो ज़्यादातर मुख्य चीज़ें क्या क्या होनी चाहिए। अगर एनिमल हाउस बना रहे हो आप तो पहली चीज़ तो उसके अंतर्गत एक अच्छी ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, और मर्दा भूमि से थोड़ा हुआ उठा हुआ होना चाहिए ताकि कि बरसात के दिनों के अंतर्गत उसके अंतर्गत पानी ना भरे। इसके अलावा और अपन बात करें तो आपका जो एनिमल हाउस है या जो आप पशुओं के लिए घर बना रहे हो वो क्या होना चाहिए, शेडेड होना चाहिए, यानी कि कवर्ड एरिया होना चाहिए। ऐसे नहीं कि गर्मियों के अंतर्गत धूप ज़्यादा लग रही है, सर्दियों के अंतर्गत पशु को सर्दी ज़्यादा लग रही है, या बरसात के दिनों के अंतर्गत उसे बरसात का सामना करना पड़े। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एकदम कवर शेडेड होना चाहिए अच्छे से। उसके अंतर्गत एक अच्छा एरिएशन होना चाहिए। एरिएशन का मतलब बात करें कि उसके अंतर्गत अच्छे से वायु आनी और जानी चाहिए ताकि पशु को प्रॉपर रूप के अंतर्गत उन्हें हवा मिलती रहे। इसके अलावा अपन बात करें कि और क्या उसके अंतर्गत कर सकते हैं कि एनिमल हाउस है उसको और कैसे बेटर बनाया जा सकता है। तो अपने को ऐसी जगह एनिमल हाउस बनाना है जहां पर पशुओं के लिए चारा अच्छे से उपलब्ध हो सके या आसानी से वहां तक चला पहुंच सके। उसके साथ साथ ही अपन बात करें कि पशुओं को घूमने के लिए आगे जो खुला एरिया रखा जाता है उसकी भी प्रॉपर जगह होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि पशु को शेडेड के अंदर ही रख रहे हैं, उसके लिए कुछ खुले एरिया की भी आवश्यकता पड़ती है, तो वो भी आपको प्रॉपर होना चाहिए। तो यह मुख्य चीजें होती है जो आपके हाउस से रिगार्डिंग अपने को ध्यान रखनी होती है। लेकिन इन्हीं चीजों के अंतर्गत एक मुख्यतः लाइन आती है आपकी कि लंबाई और चौड़ाई को लेकर, कि जो पशु का आवास होता है तो उसकी लंबाई कैसे रखी जाए, चौड़ाई किस साइड में रखी जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 से 3 बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है आपके एग्रीकल्चर के अंतर्गत। अब मैं बात करूं कि आपके इसके अंतर्गत पशु आवास प्रबंधन यानी कि एनिमल हाउसिंग मैनेजमेंट, तो आपको कैसे करना है। बात करें कि पशुओं के आवास की लंबाई, जो मैंने पहले ही बता दिया आपकी कि जो पशुओं के आवास की लंबाई, तो आप लंबाई कैसे रखोगे, तो पूर्व से पश्चिम तक अपने को क्या रखनी है, लंबाई रखनी है। और चौड़ाई की बात करेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या रखनी है, अपने को चौड़ाई रखनी है। तो अपन बात करें पशुओं के आवास की कि लंबाई कैसे रखनी है, पूर्व से पश्चिम, एवं चौड़ाई कैसे रखनी है, उत्तर से दक्षिण होनी चाहिए। ये आपके टॉपिक क्या हो जाता है, ये लाइन आपकी क्या हो जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। इसको स्टार लगा लेना, क्योंकि अगर आपके हाउसिंग सिस्टम से उठेगा क्वेश्चन तो या तो ये लाइन पूछी जाएगी, या फिर उसके अलावा अपन बात करें इनके अंतर्गत भी पूछा जा सकता है, या फिर इससे मुख्यतः जो आपका क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से पूछा जाएगा। अब अपन बात करें कि हाँ सर कि अपन ने बात कर ली कि जो पूर्व से पश्चिम है वो तो अपने को लंबाई रखनी है, चौड़ाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर रखनी है। चलो समझ में आ गया। अब बात करें कि पशुओं को आवास के प्रबंधन के अंतर्गत अपन कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकते हैं या कैसे कैसे आवास बना सकते हैं। तो 2 ही प्रकार के आवास आपने देखे होंगे, एक तो होता है खुला आवास और एक होता है बंद, या फिर जिसे अपन क्या बोलते हैं कवर्ड आवास। जो कवर्ड आवास होता है वो सामान्यतः आपको क्या है, सिटी वगैरह के अंदर या फिर जहाँ पे एरिया कम होता है ना, किसान के पास में एरिया कम होता है ना, तब वो शेडेड एरिया या फिर कवर्ड एरिया बनाता है। बाकी खुले गाँवों के अंतर्गत देखोगे तो अब आज भी क्या है कि खुला एरिया ही प्रचलित है। क्या करता है कि पशु को दिन के अंतर्गत चर के आ जाते हैं और शाम को एक ही जगह एक ही एरिया में खुले के अंतर्गत उसको छोड़ दिया जाता है, तो वहां जाके पैक कर दिया जाता है या खुले एरिया में छोड़ दिया जाता है बाउंड्री बनाकर, तो वो क्या होता है आपका खुला एरिया होता है। लेकिन अगर बंद आवास की अपन बात करें यानी कि कवर्ड एरिया की बात करें तो कवर्ड एरिया के अंतर्गत क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पशुओं को पर्टिकुलर लाइन के अंतर्गत बांधा जाता है और उसके अंतर्गत ही जो भी प्रबंधन की सभी क्रियाएं हैं वो उसी के अंतर्गत की जाती है। चाहे आपका उसका चारा डालना हुआ, दूध दोहना हुआ, या फिर उसका कोई भी ट्रीटमेंट वगैरह हुआ, वो सभी क्या होंगे उसी आवास के अंतर्गत किए जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपन ने बात की कि आवास की
कि आवास कितने प्रकार के हो सकते हैं, अपने पास में 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो है अपने पास में खुला आवास, जो सामान्यतः कहाँ देखने को मिलेगा आपको, ग्रामीण क्षेत्रों में, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में ही क्या है, प्रचलित है। प्रबंधन नहीं किया जाता, इसमें कोई प्रबंधन नहीं किया जाता कि ऐसे नहीं कि हाँ कि उसको पर्टिकुलर एरिया के अंतर्गत रखेंगे, वहीं पे चारा मिलेगा, वहीं पे पानी मिलेगा, ऐसे नहीं है। खुला एरिया होता है, थोड़ी थोड़ी जगह पानी के अंतर्गत पानी की व्यवस्था कर दी जाती है और चारे की भी व्यवस्था कर दी जाती है। लेकिन जो अपन कवर एरिया की बात करेंगे तो कवर एरिया के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, अपने जो भी होता है शेड के अंतर्गत होता है, इसके अंतर्गत ही आपके फीड की मैनेजमेंट किया जाएगा। वहीं पे आपका उसके अंतर्गत जो पानी वगैरह है, उसके पानी की व्यवस्था है, वो भी उसी के अंतर्गत की जाती है। अपन बात करें कि अपन ने बात की कि खुले आवास की, तो आपको इसको पता चल गया कि प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अपन बात करें बंद पशु आवास, यानी कि ये कौन सा हो गया आपका ओपन एरिया, और ये कौन सा हो गया आपका कवर्ड एरिया। कवर्ड एरिया के अंतर्गत क्या किया जाएगा, यह शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत, मैंने पहले बता दिया कि या तो शहरी क्षेत्र होंगे या फिर आपके किसान के पास में जगह कम होने के अभाव में, यानी कि जगह के अभाव के अंतर्गत ये इस चीज का आपको क्या करता है, गांव के अंतर्गत भी कई बार यूज कर लिए जाती है। लेकिन मुख्यतः यह शहरों के अंतर्गत क्या होती है, प्रचलित होती है। ये क्या होती है, प्रचलित होती है। इसके अलावा अपन बात करें प्रबंधन की सभी विधियां काम में ली जाती है, प्रबंधन की इसके अंतर्गत सभी विधियां काम में ली जाती है। अब अपन बात करें कि इसके अंतर्गत कौन सी विधि काम में लेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सामान्यतः अपन प्रबंधन की विधियां कैसे, कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि रो के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, इनको पशुओं को बांधते हैं। तो सामान्यतः अगर बात करें कि 2 ही प्रकार के अपने पास में जो बंद पशु आवास होता है, उसमें 2 ही प्रबंधन मुख्यतः किए जाते हैं, या तो कौन सा आपके पूंछ से पूंछ विधि के द्वारा, या आपके मुख से मुख विधि। इसे अपन टेल टू टेल कहते हैं और इसे हेड टू हेड कहते हैं। तो इसको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि हेड टू हेड और टेल टू टेल अपन क्या कर सकते हैं, आवास के बंद आवास के अंतर्गत रख सकते हैं। अब इसके अंतर्गत भी काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो यही पूछा जाता है कि सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, जो पशु आवास की है, जो सबसे उपयुक्त प्रबंधन या विधि कौन सी है। तो वो होती है आपकी कौन सी विधि हो जाएगी, आपकी पूंछ से पूंछ विधि। यह विधि क्या होती है, सबसे उपयुक्त है, सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, उपयुक्त विधि। अब बात करें कि हाँ कि सर ये उपयुक्त विधि कैसे है, तो मैं आपको बताऊं एक बात कि जैसे कि जनरली आपने देखा होगा कि अपने पास में जैसे कि अपने पास में ये क्या हो गया, आपका हाउस हो गया। अपन शेडेड या कवर्ड एरिया की अपन बात कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत अगर जैसे बात करें कि अपन ने इस रो के अंतर्गत अपने को पशुओं को बांधना है, ये आपकी नांद हो गई है ना, नांद हो गई, जिसके अंतर्गत अपन चारा वगैरह डालते हैं, और इधर भी ये क्या हो गई, नांद वगैरह हो गई। तो अब बात करें कि इसके अंतर्गत आप पशुओं को बांधना है, तो एक विधि कौन सी होती है आपकी, मुख से मुख विधि, यानी कि इधर तो क्या रहेगा आपका पशु का मुख रहेगा, इधर तो क्या रहेगा आपका पशु का मुख रहेगा। अब इस तरफ भी अपन क्या करेंगे, नांद के इस तरफ भी अपन पशुओं को बांधेंगे, तो इस साइड भी क्या होगा, पशुओं का मुंह रहेगा, तो इधर भी क्या रहेगा, मुंह रहेगा। और एक विधि होती है आपकी टेल टू टेल, यानी कि अपन बात करें पूंछ से पूंछ विधि। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, जैसे कि आपका ये एरिया है, इसके अंतर्गत जगह छोड़ी गई है, उसके अंतर्गत क्या करते हैं अपन, हाउसिंग सिस्टम के अंतर्गत, जैसे ये आपका हाउस हो गया, तो अपन क्या करते हैं, इधर जैसे ये नांद बना दी, अब इधर पशु होगा, वो इधर क्या करेगा, चारा खाएगा, इधर क्या करेगा, चारा खाएगा, और इधर फिर बीच के अंतर्गत नालियां छोड़ देते हैं, जो ड्रेनेज की या फिर जो एक्सेस वाटर होता है, ज्यादा जो पानी का निकास के लिए अपने क्या करते हैं, नालियां छोड़ देते हैं। फिर इधर एक नांद और बनाई जाती है, फिर इधर क्या किया जाता है, पशुओं को इधर बांधा जाता है, तो उस पशुओं का मुंह इधर होगा, इन पशुओं का मुंह किधर होगा, इधर होगा, और इन पशुओं का मुंह इधर होगा। लेकिन इन दोनों की टेल या अपन बात करें पूंछ की, तो ये पूंछ क्या होती है, इनकी पास में होती है। तो इसमें इस विधि को तो अपन क्या कहते हैं, मुंह से मुंह विधि, और इसे पूंछ से पूंछ विधि या टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड विधि। तो अपन बात करें कि उपयुक्त विधि कौन सी है, आपकी पूंछ से पूंछ विधि है। अब पूंछ से पूंछ विधि कैसे है, कई बार क्या होता है कि पशु बीमार हो जाते हैं, और कई ऐसी बीमारियां हैं जो उसके श्वास से यह संक्रमण एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाता है। तो आपको पता होगा कि अगर दोनों पशुओं के मुंह एक जगह आएंगे, इसके अंतर्गत जैसे कि अपन बात करेंगे दोनों पशुओं के मुंह, अब ये दोनों पशुओं के मुंह है, ये एक जगह आएंगे, तो इससे क्या होगा कि अगर एक पशु में बीमारी है तो वो दूसरे के अंतर्गत भी होने की समस्या देखने को मिलती है। मतलब कि इसके अंतर्गत बीमारी क्या करेगी, आपकी एक पशु से दूसरे पशु में फैलने की समस्या रहेगी, दूसरे पशु में फैल सकती है।
तो इसमें यह समस्या देखने को मिलती है कि सामान्यतः कोई भी बीमारी वगैरह है वो एक पशु से दूसरे पशु में फैलने की समस्या रहती है, लेकिन इसके अंतर्गत ऐसी समस्या देखने को नहीं मिलती। और इसके अंतर्गत अगर अपने पास में एक्स्ट्रा वाटर वगैरह है या कुछ भी जो कचरा वगैरह है या फिर जो आपका वेस्ट मटेरियल है उसको भी आसानी से इधर इकट्ठा हो जाएगा और इधर इकट्ठा हो जाएगा, तो अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से साफ कर सकते हैं दोनों रो का एक साथ। तो इस वजह से अपने क्या किया जाता है कि पूंछ से पूंछ विधि क्या मानी जाती है, उपयुक्त विधि मानी जाती है, और मुंह से मुंह विधि क्या मानी जाती है, अनुपयुक्त। या फिर अपन बात करें कि कंपेयर टू पूंछ से पूंछ विधि की अपेक्षा यह क्या होती है, दोषपूर्ण होती है। तो मुख से मुख विधि तो क्या मानी जाएगी, आपकी दोषपूर्ण विधि मानी जाएगी। और जो आपकी कौन सी होगी, जो आपकी पूंछ से पूंछ विधि है, यह आपकी कौन सी मानी जाएगी, उपयुक्त विधि मानी जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अपन ने दो ही प्रकार के आवास पढ़े, कौन सा, एक तो जो आपका कवर आवास होगा वो, और एक खुला आवास। खुले आवास के अंतर्गत मैंने बता दिया कि उसके अंतर्गत प्रबंधन की कोई आवश्यकता नहीं थी, अपन पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और वहीं पे थोड़े थोड़े चारे की व्यवस्था कर देते हैं, वो पशु खा लेता है और रात को इकट्ठा करके यानी कि पशुओं को एक जगह लाकर उसको बंद कर देते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत क्या होता है कि पशुओं को बांधा जाता है और उसके लिए जो नांद बनाई जाती है वो स्पेसिफिक होती है, और उनको स्पेसिफिक तरीके से यानी कि रो के अंतर्गत पशुओं को बांधा जाता है, या तो मुंह से मुंह विधि के अंतर्गत हेड टू हेड में, या टेल टू टेल विधि के अंतर्गत बांधा जाता है। इसके अंतर्गत जो उपयुक्त विधि होती है वो कौन सी होती है, आपकी जो पूंछ से पूंछ विधि, पूंछ से पूंछ विधि क्या मानी जाएगी, इसके अंतर्गत उपयुक्त मानी जाएगी। और जो मुख से मुख विधि होती है वो क्या होती है, आपके पशुओं के प्रबंधन के लिए अनुपयुक्त मानी जाती है या दोषपूर्ण विधि मानी जाती है। अब इसके अलावा अपन बात करें कि पशुओं को खूंटे से बांधना क्या कहलाता है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाउसिंग से आपके क्वेश्चन आएंगे तो यहां तक ही आएंगे, इससे ज्यादा आपका नहीं बढ़ने वाला। चलिए अब अपन बात करें आपके इसके अंतर्गत कि जो आपका कौन सा है, पशुओं को खूंटे से बांधना। अगर आप पशुओं को खूंटे से बांध रहे हो, है ना, जैसे कि अगर ये खूंटा है ना, तो अगर पशुओं को इससे बांध रहे हो, है ना, अगर इससे बांध रहे हो तो अपन इसे क्या कहते हैं, इस खूंटे को क्या कहते हैं, तो इस खूंटे को कहा जाता है, वो जो कहा जाता है स्टेचियन बोन। स्टेचियन बोन, स्टेचियन बोन, स्टेचियन बोन किसे कहते हैं अपन, जो खूंटे से बांधा जाता है, खूंटे से बांधा जाता है उसे अपन क्या कहते हैं, स्टेचियन बोन कहा जाता है। और अगर अपन बात करें नांद की, जो अपन ने चारे के लिए बनाई थी नांद बनाई थी ना अपन ने, नांद भी बोला जाता है, कई लोकल भाषा के अंतर्गत ठाण भी बोला जाता है, राजस्थान के अंतर्गत ठाण भी बोला जाता है। इन दोनों टर्मिनोलॉजी का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना कि जो पशुओं को चारे के लिए जो एरिया बनाया जाता है, ये जो आकृति बनाई जाती है उसे नांद कहा जाता है। ये चारे का डालने का उपयुक्त जगह होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, नांद कहते हैं पशुओं के लिए। तो ये टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत, शब्दावली के अंतर्गत भी कई बार पूछ ली जाती है कि कृषि से संबंधित शब्दावलियों के अंतर्गत, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो इसकी ऊंचाई रखी जाती है लगभग 24 से लेकर 30 इंच ऊंचाई रखी जाती है। इसकी क्या रखी जाती है, इसकी ऊंचाई रखी जाती है ना। तो आपको समझ में आ गया कि इसकी ऊंचाई कितनी रखते हैं। अब अपन बात करते हैं जो आवश्यक क्षेत्र है, अगर कोई भी एनिमल है तो उसको कितने आवश्यक यानी कि जो एरिया की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, अब उनकी अपन बात करने वाले पॉइंट टू पॉइंट। अपन बात करें कि यहाँ पे दिया गया है कि एनिमल, जो आपके नाम होंगे कि कौन से एनिमल को कितनी एरिया की जरूरत पड़ेगी। बात करें कवर एरिया की, कवर एरिया की बात करूं तो मैं बंद एरिया, बंद क्षेत्र कितनी चाहिए, और खुला एरिया यानी कि आपका बात करें खुला क्षेत्र, जो आपका खुला क्षेत्र है उसकी कितनी रिक्वायर्ड होती है। तो ये काफी बार पूछा जाता है, यहाँ से एक टेबल के अंतर्गत से एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। अब मैं बात करूं कि इसके अंतर्गत 2 डिजिट में दिया गया है, एक तो वर्ग फीट में यानी कि फीट के अंतर्गत भी दिया गया है, और वर्ग मीटर यानी कि मीटर के अंतर्गत भी दिया गया है। इधर भी आपके वर्ग फीट में दिया गया है और मीटर के अंतर्गत भी दिया गया है। इधर आपके एनिमल देखने को मिलेंगे। मैं बात करूं कि भैंस की, जो आपकी प्रौढ़ भैंस है यानी कि जो एकदम प्रौढ़ भैंस किसे कहते हैं, जो ब्याह चुकी है एक बार, है ना, ऐसी भैंस जो आपको क्या होगा कि एकदम नॉर्मल एकदम वयस्क से बड़ी हो गई है या वयस्क होगी, उस भैंस के लिए अपने को कितनी जरूरत पड़ेगी एरिया की। तो अपन बात करेगा वर्ग फीट की, तो फीट की मैं बात करूं तो 25 से 35 फीट की आपकी क्या होती है, इसको बंद एरिया के लिए आवश्यक होती है। किसके लिए, प्रौढ़ भैंस के लिए। अगर मैं बात करूं इसे मीटर के अंतर्गत तो लगभग 4 मीटर की इसको एरिया की, बंद एरिया की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। अगर इसी के लिए अपन बात कर ले खुले एरिया के लिए, कि भैंस को अगर खुले एरिया के अंतर्गत आपको रखा जा रहा है तो उसके लिए कितने एरिया की आवश्यकता पड़ती है, तो 80 से
100 फीट की आपको क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। 80 से 100 फीट की अपने को क्या पड़ेगी, अगर खुले एरिया के अंतर्गत भैंस को रख रहे हैं तो 80 से 100 फीट की आपके एरिया की जरूरत पड़ेगी। अगर इसी की मीटर की अगर बात की जाए तो 8 मीटर की आपकी इसके अंतर्गत क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो इसका सामान्यतः ध्यान रखना, लगभग ये दोनों सिमिलरिटीज है। जैसे कि अपन बात करें गाय और भैंस की, तो कॉमन भी आप याद कर सकते हो, तो 25 से 35 या 20 से 35 आपकी क्या होगी, फीट की आवश्यकता पड़ेगी गाय भैंस को। लेकिन आप डिजिट में डायरेक्ट भी याद कर सकते हो कि 20 फीट से 35 फीट, 20 फीट से 35 फीट। और इन दोनों के अंतर्गत भी 80 से, खुले एरिया के अंतर्गत 80 से 100 फीट एरिया की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी आपके कौन से, गाय और भैंस को। बंद के अंतर्गत 20 से 35 फीट और आपके खुले एरिया के लिए 80 से 100 फीट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कई बार अगर मीटर में पूछ लिया जाए तब आपको ये डिजिट ध्यान रखनी है। मीटर में हालांकि कई बार पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर फिर भी पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है 4 मीटर की आवश्यकता किसको पड़ेगी, भैंस को, और 3.5 मीटर की आवश्यकता किसको पड़ेगी, या आपकी गाय को आवश्यकता पड़ती है। जो भी प्रौढ़ गाय होगी उसको एरिया की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन वहीं खुले क्षेत्र की अपन बात करें कि खुले क्षेत्र के अंतर्गत अगर अपन पशु को रख रहे हैं तो उसके लिए 8 मीटर की आवश्यकता पड़ेगी आपकी गाय भैंस के लिए, और 7 मीटर की आवश्यकता पड़ेगी आपकी गाय के लिए खुले क्षेत्र के अंतर्गत, अगर आप प्रौढ़ गाय और प्रौढ़ भैंस को रख रहे हो तो। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर मैं बात करूं यंग से हिपर तक, यानी कि जो आपका छोटा बच्चा हो चुका है, थोड़ा यंग हो चुका है, उससे लेकर हिपर तक। हिपर किसे कहते हैं, वह गाय यानी कि वह बछड़ी जो प्रजनन योग्य तो हो गई है लेकिन कभी गर्भ धारण नहीं किया, यानी कि अभी तक उसका काविंग प्रोसेस कभी नहीं हुई है। तो काविंग नहीं हुई है उसे अपन क्या कहते हैं, हिपर कहते हैं। तो यंग से लेकर अगर हिपर तक है आपका पशु, तो उसके लिए कितनी एरिया की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने बताया कि ये तो प्रौढ़ हो गया, तो प्रौढ़ में तो ज्यादा एरिया की पड़ेगी, लेकिन जो हिपर है वो अभी छोटी है। तो हिपर और यंग के बीच के एरिया की बात करेंगे तो क्या होगी, कम एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो 15 से 20 फीट क्या पड़ेगी, इनकी आपको जरूरत पड़ेगी। अपन बात करें कि अगर बंद एरिया की बात करेंगे तो 15 से 20 फीट की एरिया की जरूरत पड़ेगी। अगर खुले की बात की जाएगी तो 50 से 60 फीट आपके खुले एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। इसी चीज की अपन बात करें कि यंग से हिपर तक अपने को मीटर के अंतर्गत पूछ लिया जाए तो 2 मीटर एरिया की आवश्यकता किसको पड़ेगी, यंग से हिपर तक को, बंद एरिया के अंतर्गत। और खुले एरिया की बात की जाएगी तो 4 मीटर एरिया की खुले आवास के अंतर्गत इसको जरूरत पड़ती है। बात करें गाभिन गाय की, कि जो आपकी गाय है वो गाभिन हो चुकी है, और अपने को पता है कि जो गाभिन गाय होती है उसको अपन अलग से सेपरेट रखते हैं गाय को, और उसको एरिया भी क्या होता है, थोड़ा ज्यादा चाहिए होता है। अपन जनरली जैसे रखते हैं वैसे नहीं रखते ना। अभी मैंने बताया कि आपको कि जो आपके हेड टू हेड और टेल टू टेल विधि है उसके अंतर्गत अपन पशु को बांध रहे थे, लेकिन जैसे ही गर्भित हो जाती है पशु तो उसके अंतर्गत ही नहीं छोड़ते अपन। अब क्या करते हैं, अलग से जो केंद्र होता है या उसका प्रशिक्षण अलग से एक घर बनाया जाता है या अलग से रूम में उसको अलग से रखा जाता है। तो उसके लिए कितनी आवश्यकता होती है जगह की, तो गाभिन गाय के लिए अगर मैं बात करूं फीट के अंतर्गत, फीट की बात करेंगे 100 से 120 फीट अगर बंद एरिया के अंतर्गत रख रहे हो, तो बंद एरिया के अंतर्गत रख रहे हो तो 100 से 120 फीट की आवश्यकता पड़ेगी। मीटर की बात करें तो 12 मीटर की आपकी किसकी आवश्यकता पड़ेगी, बंद एरिया के अंतर्गत जरूरत पड़ने वाली है गाभिन गाय के लिए। बात करूं खुले एरिया की तो लगभग 180 फीट से लेकर 200 फीट, यानी कि 180 फीट से लेकर 200 फीट तक आपकी अगर मीटर में बात की जाए तो 12 मीटर की लगभग आपके खुले आवास के अंतर्गत अगर आप अपनी गाभिन गाय को रख रहे हो तो उसके लिए इतने क्षेत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा आपके एक डिजिट और आती है काफी शानदार की सांड के लिए। सांड के लिए कितनी एरिया की रिक्वायरमेंट रहती है, तो सांड की अगर बात की जाए तो 120 से 140 फीट, यानी कि 120 से 140 फीट, यानी कि लगभग जो गाभिन गाय के लिए अपन जितनी जगह रखते हैं उतनी ही सांड के लिए जगह छोड़ी जाती है। तो 120 से 140 फीट की बात करें तो कितनी बंद एरिया के अंतर्गत, अगर मीटर में बात की जाए तो 12 मीटर आपके बंद एरिया के अंतर्गत सांड के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर इसे ही अपन खुले एरिया के अंतर्गत रख रहे हैं तो लगभग 200 से 250 फीट, यानी कि 200 से 250 फीट के एरिया की आपको खुले अगर आवास के अंतर्गत रख रहे हो सांड को तो 200 से 250 फीट के एरिया की जरूरत पड़ती है। इसे अपन मीटर की बात करें तो 12 मीटर की आपकी किसकी आवश्यकता पड़ेगी अगर खुले क्षेत्र के अंतर्गत अगर आप सांड को रख रहे हो तो। इसके अलावा ये काफी बार पूछ लिया जाता है वयस्क भेड़ व बकरी। वयस्क भेड़ व बकरी को अगर बात करें तो कितने स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है, तो 15 से 20 स्क्वायर फीट की आपकी जो आपकी बकरी और भेड़ वगैरह होती है उनके लिए 15 से 20 स्क्वायर फीट क्या होता है, इनफ रहता है। लेकिन अगर वर्ग मीटर में पूछ लिया जाए, और ज्यादातर सामान्यतः वर्ग मीटर में पूछा जाता है, तो 1 से 1.5 वर्ग मीटर आपके क्या होती है बकरी व भेड़ के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जो भी आपका जो पशु रख रहे हैं तो 1 से 1.5 वर्ग मीटर क्या होती है, उपयुक्त होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आएगी। सबसे मेन चीज है आपको इसके अंतर्गत जो ध्यान रखना है कि जो आवास की लंबाई चौड़ाई, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आवास की जो लंबाई चौड़ाई है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि जो आवास की
जो आप आवास बना रहे हो तो आवास की लंबाई, लंबाई कैसी होगी आपकी, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। अगर मैं बात करूं अगर चौड़ाई की, तो चौड़ाई कैसे रखोगे आप, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण के अंतर्गत आपको क्या रखना है, लंबाई चौड़ाई आपको रखनी है। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। सामान्यतः अपन ने बात की कि हाउसिंग के लिए अपने को कौन कौन से कैरेक्टर देखने चाहिए, वो मैंने पहले बता दिया कि अच्छी उसके अंतर्गत जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, चारा डालने की अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए, उसके अंतर्गत अच्छे से एरिएशन होने चाहिए, हवा का प्रवाह अच्छे से होना चाहिए। इसके साथ साथ ही अपन उसकी बात करें कि अपन ने और क्या बात की कि ये जमीन से थोड़ा उठा हुआ होना चाहिए, ताकि बारिश के मौसम के अंतर्गत आपको उसके अंतर्गत पानी का यानी कि पानी एक जगह इकट्ठा ना हो, ताकि क्या होगा कि पशु अच्छे से बैठ पाए, सूखा रहेगा तो पशु अच्छे से बैठ पाएगा, उसका फर्श थोड़ा पक्का हो, अच्छे तरीके से हो, और हाउस है वो थोड़ा आकर्षक हो, है ना। इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अपन ने बात की उसके बाद में कि जो आपके जो हाउस प्रबंधन है उसके अंतर्गत दो ही मुख्यतः अपन ने विधियां पढ़ी। पहली कौन सी थी, आपकी खुली विधि। ये आपके मुख्यतः कहाँ यूज में लेते हैं, अपन ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत यूज में ले रहे थे। अगर मैं बात करूं बंद विधि की, तो बंद विधि को अपन कहाँ यूज ले रहे थे, अपन शहरी क्षेत्रों के अंतर्गत, या जिस किसान के पास में जगह कम होती है वहां भी अपन यूज कर सकते हैं। इसके अंतर्गत मुख्यतः क्या होता है, प्रबंधन की क्रिया बंद आवास के अंतर्गत अपनाई जाती है। लेकिन आपके अपन बात करें कि अगर खुली आवास के अंतर्गत कोई प्रबंधन की क्रिया नहीं अपनाई जाती, बंद आवास के अंतर्गत भी अपन ने दो चीजें से प्रबंधन किया था। एक तो क्या किया था, आपकी पूंछ से पूंछ विधि, जिसे कि अपन टैल टू टैल विधि कहते हैं, है ना। और एक पढ़ा था अपने मुख से मुख विधि, जिसे कि अपन क्या कहते हैं, हेड हेड टू हेड विधि। अपन ने बात की इसके अंतर्गत सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो वो टेल से टेल विधि या अपन पूंछ से पूंछ विधि क्या होती है, उपयुक्त मानी जाती है। मुख से मुंह विधि क्या होती है, आपकी अनुपयुक्त विधि है। या फिर अपन बात करें कि ये दोषपूर्ण विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि बीमारियों का संचार होने का काफी खतरा रहता है। ये समस्या आपको इसमें देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा अपन ने हर पशु के कितने जगह की एरिया की रिक्वायर होती है अपन ने बात कर ली कि सामान्यतः मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बताया, गाय भैंस का एक साथ याद रखना है कि आपको 25 से 35 या 20 से 35 डायरेक्ट याद रख लेना, क्योंकि फिट के अंतर्गत ही पूछा जाता है। वर्ग फिट पूछे तो 20 से 35 डायरेक्ट ही आपको याद रखना है, क्योंकि डिजिट इतनी क्लोजली नहीं आएगी। इसके अंतर्गत 80 से 100 डायरेक्ट याद रखना है आपको। अपन बात करें कि गाय और भैंस का आपका हो गया, अगर फिट मीटर के अंतर्गत देती जाए तो आपको 4 मीटर भैंस का याद रखना है, 3.5 मीटर जो आपका गाय का याद रखना है। अगर खुले की बात कर दी जाए तो 8 मीटर, जो 8 मीटर है भैंस के लिए और 7 मीटर आपके क्या होगा, खुले एरिया के लिए गाय के क्षेत्र की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा यंग जो आपका यंग पशु होता है उससे लेकर हिपर तक, इसके अंतर्गत गाय व भैंस दोनों आती है ना। गाय व भैंस दोनों के लिए 15 से 20 फीट की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा खुले की बात करें तो 180 से 120 फीट की 50 से 60 फीट की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा अगर मीटर की बात करें तो 2 मीटर की आवश्यकता होती है, इसमें 4 मीटर की आवश्यकता पड़ेगी। गैबिन गाय होती है उसको एरिया की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो 100 से 120 फीट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मीटर की बात करें तो 12 मीटर की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत बात करें 180 से 200 फीट की आवश्यकता पड़ेगी जो गैबिन गाय होगी। अगर मीटर की बात करें खुले एरिया के अंतर्गत 12 मीटर की इसको आवश्यकता होती है। अगर मैं बात करूं सांड की, तो सांड को भी आपको बताया लगभग गैबिन गाय के बराबर ही आवश्यकता पड़ती है, तो 120 से 140 फीट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मीटर की बात करें तो लगभग 12 मीटर के इसको बंद एरिया की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मैं बात करूं खुले एरिया की तो 180 से 200 फीट 200 से 250 फीट क्या होगी आपकी जो खुला एरिया है उसके लिए सांड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मीटर की बात करें तो 12 मीटर की आपको सांड के लिए आपके एरिया की जरूरत पड़ने वाली है। अब आपने देखा होगा कि मीटर के अंतर्गत लगभग ये दोनों सेम डिजिट है, तो मैंने बताया लगभग गैबिन गाय और जो सांड है उसको सेम ही एरिया की लगभग जरूरत पड़ती है। तो इससे भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। अपन ने बात की वयस्क भेड़ व बकरी की, तो भेड़ व बकरी को सामान्यतः आपको याद रखना है कि 1 से 1.5 वर्ग मीटर की आवश्यकता रहती है। अगर फीट की बात करेंगे तो 15 से 20 स्क्वायर फीट की आपको आवश्यकता पड़ती है आपके एक बकरी के लिए। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज का वीडियो अगर पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।